बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। अग्नि परीक्षा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, नीतीश कुमार की, लालू यादव की और प्रशांत किशोर की। ये सारे वह मुख्य चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में अगर एक बयान दे दे या कोई बड़ा कदम उठाएं या किसी बड़ी रैली या किसी बड़े रोड शो में शामिल हों तो चर्चाएं होती हैं, कई दिनों तक सुर्खियां बनती हैं, कई दिनों तक इनके लिए फैसले चर्चाओं का केंद्र रहते हैं। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव की इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? प्रशांत किशोर के नजरिए से राजनीतिक विश्लेषकों की जो राय आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो पाने के लिए आए हैं। पिछली बार जब इस सीट पर उनका प्रत्याशी उतरी थी वंदना कुमारी, तो उनको करीब 7,000 वोट मिले थे, जो कि 4% से थोड़े अधिक थे, यानी जमानत जब्त हो गई थी उनके प्रत्याशी की। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं बहुत जोखिम लेते हुए अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया और चुनावी मैदान में उतरे। खैर, ये एक अलग विषय है। अगर वो जीत गए तो बीजेपी, आरजेडी और तमाम पार्टियों को घेरेंगे, लेकिन हार भी गए और दूसरे नंबर पर हारे और आरजेडी तीसरे पे आई तो लालू की पार्टी की फजीहत होगी। इसीलिए लालू यादव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रशांत को नंबर 2 तक तो नहीं पहुंचने देना है, वरना मुख्य विपक्ष की भूमिका में जमीनी स्तर पर प्रशांत आ जाएंगे। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई के बाद क्या बिहार में कोई समीकरण बदलेगा? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों के कुछ पुराने बयानात पढ़ रहा था और हाल फिलहाल की भी चर्चाएं सुन रहा था, तो उसमें यह पाया कि अगर बांकीपुर के उपचुनाव की लड़ाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी हार जाती है तो बहुत बुरा संदेश जाएगा और असर सरकार तक पड़ सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी बारीकी से इस चुनाव को देख रहे हैं कि कैसे पहले बीजेपी ने प्रत्याशी बदला और उससे पहले बिहार में से ही अपना बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी हार जाती है तो जरूर भविष्य के नजरिए से विपक्ष के लिए खुला द्वार है उनकी वापसी का। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया 30 दीपक। जुलाई को मतदान होना है सर, लेकिन मतदान से पहले क्या लग रहा है किसकी दाल गलती नजर आ रही है और नीतीश कुमार की पार्टी इस सीट पर अपना कैसा रुख दिखाएगी? वैसे तो इस सीट पर शुरुआत से ही बीजेपी का दबदबा रहा और बीजेपी की दबदबे वाली सीट अगर बीजेपी हार जाएगी, जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं, उनकी रैलियों में बहुत तगड़ी भीड़ जुट रही है और सामने जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं उनको भी पिछली बार 46-47 हजार वोट मिले थे, पीछे नहीं थी, तो उनका भी अगर कद बढ़ा तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी की। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर? देखिए, बीजेपी के लिए बांकीपुर, आप समझिए कि मैं क्या कहूं कि बीजेपी ने बांकीपुर को ऐसे ले लिया है कि हम का मतलब कि एक आम कहावत है कि हम गधे को भी बांकीपुर से खड़ा कर दे तो वो जीत जाएंगे। बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी बदला और सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया कि जो अपने नामांकन में गिरबान छुड़ाकर नीचे से सड़कते नजर आए थे। खूब इसके ऊपर मीम भी बने। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं और देख भी रहा हूं कि बांकेपुर में जिस तरीके का नीरज कुमार सिन्हा को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एनडीए गठबंधन है उससे मिल नहीं पा रहा। उनके अगर नामांकन में भी देखेंगे तो बांकीपुर जैसी हॉट प्रोफाइल सीट में सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष गए थे। बहुत ज्यादा उनके सार्वजनिक बयान आ नहीं रहे। नीरज सिन्हा ने अभी एक बयान दे दिया था कि हमने नितिन भैया के लिए कार्य किया था। इस बात पे भी ये कार्य शब्द नहीं बोल रहे। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है। ये थोड़ा सा एक आपकी भौगोलिक परिस्थितियों में जो बदलाव होता है या जो भाषा होती है उसकी वजह से अपभ्रंशित हो जाती है आपकी भाषा। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन नीरज सिन्हा आज के दौर में सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यही उनकी पहचान है। जन सुराज पार्टी में प्रशांत किशोर, जैसा आपने कहा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ इकट्ठी होना वो वोट में तब्दील होगी इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐसा होगा ही कि होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने देख लिया है कि बिहार चुनाव जो हुए थे उसमें उनको क्या हासिल हुआ, क्योंकि उस दौर में भी भीड़ खूब इकट्ठी हो रही थी। जेडीयू उतना खुलकर समर्थन में नहीं आ रही। तीसरी तरफ जो है महागठबंधन है, उसमें भी आपस में दुराव देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता पर
को जब आम जो विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया था, तो अपार समर्थन दोनों ही दलों से मिल रहा था। कांग्रेस समर्थित स्वर्ण वोट भी उनको मिले थे, वाम दल कैडर का वोट भी मिला था। उसके बाद वैश्य वोट बैंक में सेंध मारने में रेखा गुप्ता बीजेपी के कामयाब हो गई थी। यादव वोट भी मिला था, तब जाके उनको 47,000 के आसपास का वोट मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस और लेफ्ट बड़ा दूर दूर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर को एक कॉमन विपक्ष के प्रतिद्वंदी के तौर पर उतारा जाए और उन्हीं के लिए सब मेहनत करे। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी इस बात को स्थापित करने के लिए उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया कि मुख्य विपक्षी दल हम हैं, और जो हम मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तय करेंगे वही विपक्ष को मानना होगा। तो ये पूरा एक लेखा जोखा मैंने आपको बताया कि अभी बांकीपुर में चल क्या रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। 50 से 55% संभावना है कि बीजेपी बाजी मार जाए। लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर प्रशांत किशोर उतरे हैं, रणनीतिकार हैं, कई नेताओं को सीएम पीएम बनाने का काम किया है उनकी एजेंसी ने, उनकी जो विश्लेषण रहा है जिसके नजरिए से आगे वे अपने कैंडिडेट को बढ़ाती थी बाकी पार्टियां, प्रशांत किशोर के कहने पर, उनके सजेशन पर, उसके नजरिए से प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जनसुराज पार्टी के जब कैंडिडेट मैदान में थे तब भी चर्चा थी कि प्रशांत खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे। उन्होंने साफ कहा कि मेरे कंधों पर 243 सीटों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे सभी जगह प्रचार करने जाना है। एक सीट पर चुनाव लड़ने का मतलब होता कि यहीं पर फोकस रखूं, वरना हाल केशव प्रसाद मौर्य वाला बन जाता कि बाकी राज्यों में तो प्रचार किया लेकिन अपनी सीट हार गए। वही बात चल रही। लेकिन फिलहाल नीतीश के नजरिए से कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर भरत तिवारी का जो मामला था एनकाउंटर वाला, जो दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदालतों के दरवाजे तक ये मामला पहुंचा। सम्राट सरकार की किरकिरी तो हुई थी, उनकी पुलिस की किरकिरी हुई थी, जबकि सुशासन बाबू के नाम से चर्चित थे नीतीश कुमार। ये तो एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाल ही में जो लल्लन सिंह, संजय झा और छोटू सिंह, अनंत सिंह, तमाम बड़े नेताओं के बीच जेडीयू के अंदर से ही अलग अलग सुगबुगाहट सामने आई कि आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, फैसलों की वजह से टकरावट है। जबकि विपक्ष और कई सारे आंतरिक नेता भी ये है कि बीजेपी की छाप दिख रही है। तो उस नजरिए से भी यहाँ पर नीतीश की पार्टी भविष्य के नजरिए से क्या विचार कर रही होगी? क्या वो बांकीपुर सीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि सम्राट चौधरी को आगे किया, मांझी को सीएम बनाया था, और हटाने की वजह यह थी कि मांझी अपने स्वतंत्र फैसले ले रहे थे जो कि गलत जा रहे थे नजरिए से, और इसीलिए नीतीश ने उनसे वापस सीएम कुर्सी ले ली और वापस से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश ने भले ही राज्यसभा सांसद की कुर्सी को अब चुना हो, लेकिन राज्यसभा सांसद के नजरिए से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। जबकि हमने बिहार में से ऐसी कई खबरें पढ़ी जिसमें यह सुनने पढ़ने में आया कि नीतीश कुमार ने कई जगह गए, दौरा किया, कई जहां पर मंत्री कुछ बड़ी जन सुनवाई कर रहे हैं वहां पर नीतीश पहुंच जाते हैं। तो यानी मुख्यमंत्री कुर्सी से भले ही हटे हैं, लेकिन जो कामकाज बिहार के नजरिए से कर रहे थे, ध्यान अब भी उनका उसी पर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार बिहार को छोड़ देंगे ये बात तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार कभी बिहार को छोड़ेंगे नहीं, और ना ही बिहार उनको छोड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में बिहार को दीपक जी सजाया है, और जिस घर को आप सजाते हैं आप उसको छोड़ दे, ये बिल्कुल संभव आज के दौर में तो नहीं है और कभी भी नहीं है। नीतीश के दिल के करीब बिहार रहा है, क्योंकि केंद्र की राजनीति भी नीतीश ने खूब की, केंद्र में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा बिहार के लिए धड़कता रहा और बिहार में ही आकर उनका दिल भी लगा। अब रही बात की भरत तिवारी एनकाउंटर वाला जो मसला हुआ और सम्राट चौधरी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, तो बिल्कुल ठीक बात है कि सम्राट चौधरी का काम करने का तरीका नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल खाता दिख रहा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी छिछली राजनीति नहीं करते थे, निचले स्तर की राजनीति नहीं करते थे, और वो ये बात कहते थे कि राजनीति में विरोधाभास हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और दही चूड़ा पार्टी उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है कि चाहे कितना ही मतभेद हो, दही चूड़ा तो सब एक दूसरे के साथ खाते ही हैं। छठ पूजा में लालू परिवार के साथ कई बार देखे गए नीतीश कुमार, या
खरना का प्रसाद खाने कई विपक्षी नेताओं के घर भी नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं, और लालू भी कई सत्ता पक्ष के नेताओं के पास पहुंचते रहे हैं। ये परंपरा रही है पाटलिपुत्र की राजनीति की, ये पटना और बिहार की संस्कृति रही है, और राजनीतिक सिद्धांतों का उच्च कोटि वहां पर हमेशा स्थापित हुआ है। तो नीतीश कुमार के काम करने के तरीकों से बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, और जो फैसले हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दुखी तो आंतरिक तौर पर कर ही रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अगर बांकीपुर की चुनाव में कुछ उलटफेर होता है, और अगर नीतीश को लगता है कि नहीं, अब बीजेपी अपने मन का कुछ ज्यादा ही कर रही है, तो नीतीश कुमार कब पासा पलट ले, कब पाला पलट ले, कब उनको बीजेपी की बगिया में मन उबने लगे और आरजेडी की लालटेन की रोशनी उनको ज्यादा चमकदार दिखने लगे, कह नहीं सकते। इसलिए हमें बांकीपुर चुनाव का इंतजार करने की जरूरत है, और उसके बाद जेडीयू का ठीक ठीक एक्शन पता चलेगा। जी दीपक। जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर एक और बातें ये कहते रहे हैं विश्लेषक कि जब भी किसी पार्टी का कद इतना बढ़ने लगता है बिहार में कि नीतीश को लगे कि वो पार्टी अकेले सरकार बना सकती है या उनका आंकड़ा जेडीयू से आगे जा रहा है, तो नीतीश कुमार उस पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर चाहे कोई और भी कारण जोड़ दे, जैसे 2014 के समय मोदी जी को लेकर बात रखी गई थी, 2015 में लालू यादव का साथ दिया, तब प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई, 2020 में बीजेपी यहाँ पर एनडीए के साथ मिलकर आगे रहे, लेकिन वहां पर चिराग पासवान को कारण बताकर 2022 में पाला बदलना हो, लेकिन 2015 में जब नीतीश की पार्टी लालू के साथ लड़ी थी और 2022 में जब लालू के साथ दोबारा गए थे, तो बीजेपी वाले ही कह रहे थे कि जो डूबता जहाज बन गया था लालू की पार्टी आरजेडी, उसका साथ नीतीश ने क्यों दिया। अगर नहीं देते तो शायद आरजेडी पूरी तरीके से बिहार में समाप्त पार्टी की ओर चली जाती, क्योंकि उनका कोई बड़ा वजूद नहीं बच रहा था, बड़ा कोई आंकड़ा उनके पास नहीं था। अब अगर आज के सिनेरियो में देखें तो बीजेपी वो पार्टी बन रही है जो धीरे धीरे अपना कद बढ़ा रही है, और जेडीयू के नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते। मतलब मान लीजिए अगर नीतीश के साथ सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तो कुछ फैसले की वजह से या किसी और कारण की वजह से सुर्खियों में रहते थे, लेकिन आज हम जेडीयू के दो उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो कोई हेडलाइन नहीं छपती उनकी, कोई सुर्खियां नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन अगर भविष्य के नजरिए से देखें तो बीजेपी का कद लगातार बढ़ रहा है, और बांकीपुर उपचुनाव अगर जीत जाते हैं तो यही संदेश जाएगा कि सम्राट और नितिन नवीन की जोड़ी ने मिलकर बिहार में यह खेल कर दिया, क्योंकि नीतीश की पार्टी का इसमें कोई बड़ा रोल था ही नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल ठीक बात है कि नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि पार्टी उनके हाथ से जा रही है, या आपने सही बताया कि जितनी बार भी वो महागठबंधन से बाहर गए, एनडीए के साथ गठबंधन में आए, तो उन्होंने हर बार बहाने या कारण अलग अलग दिए, तो इस बार भी वो कोई कारण दे देंगे। इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, नीतीश कुमार के लिए ये करना मुश्किल भी नहीं है, पुराना उनके पास अनुभव है, और बिहार की राजनीति के पके हुए चावल भी है वो। तो नीतीश कुमार को, क्योंकि देखिए मैंने कई बार बोला है कि नीतीश कुमार कभी बाला साहेब ठाकरे वाली गलती नहीं करेंगे कि उंगली पकड़ के पूरा महाराष्ट्र उन्होंने घुमा दिया। और आज जी देख लीजिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और उनके बच्चों का, उद्धव बाला साहेब का, आदित्य ठाकरे का क्या हाल है बिहार की राजनीति, वो माफ कीजिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है। लालू यादव ने बोला था कि उनके पेट में भी दांत है, और जिसके पेट में दांत होते हैं दीपक जी, वो बड़ा ही शांत किस्म का व्यक्ति होता है। वो मुंह से कुछ और बोलेगा, चेहरे से कुछ और बोलेगा, आंखों से कुछ और बोलेगा, कर कुछ और जाएगा। यही इसके असल मायने थे कि लोगों के मुंह में दांत होते हैं और नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत ही चालाकी से वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नीतीश कुमार कमजोर समय के बढ़िया नेता है। जब पार्टी कमजोर होती है, जब पार्टी को असल में उनकी जरूरत होती है, तब नीतीश कुमार बेहतर पार्टी के लिए फैसले लेते हैं और पार्टी को फिर उबारते हैं। तीसरी बात कि नीतीश कुमार जो लालू यादव को लेके संदर्भ में बात कही जा रही है कि अगर नीतीश कुमार उनको संजीवनी नहीं देते तो आरजेडी खत्म हो जाती। तो अब ये देखिए, अगर आरजेडी खत्म हो जाती तो उसके बाद खत्म नीतीश भी होते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए कलकत्ता में वाम खत्म हुए, टीएमसी खत्म हुई,
बीजेपी बच गई है। नीतीश कुमार अच्छे से जानते थे कि बीजेपी को उलझाए रखना है तो आरजेडी को भी बनाए रखना पड़ेगा, तभी तो वोटों का बंटवारा होगा, तभी तो सीटों का बंटवारा होगा। नहीं तो सिर्फ 1-to-1 फाइट हो जाएगी। कांग्रेस तो है ही नहीं, न 3 में न 13 में, तो आरजेडी भी खत्म हो गई। तो चुनाव कैसे होंगे? और अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन अधिक है, जेडीयू से बहुत अधिक संसाधन है, तो अगर कल को ऐसा कुछ होता तो जेडीयू के कई विधायक काट लिए जाते या तोड़ दिए जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने आरजेडी को भी जिंदा रखा, अपने आप को भी जिंदा रखा, और बीजेपी को भी आज सत्ता में बिठाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वह अहम जानकारी देने के लिए जिसके लिए दर्शक यहाँ तक बने हुए हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं बांकीपुर की इस लड़ाई में कौन कितना आगे निकलता है। तमाम पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, बस शर्त यह है चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।